सभी बच्चों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आपका रिवीजन बेटे करते रहिए, रिवीजन बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हमारी जो बात चल रही थी ये जैसा कि आपको पता है ये सेकेंडरी बैच है, यानी कि 9 to 12 के बच्चों के लिए, और ये लेक्चर 1 है, ठीक है। लेक्चर 1 है और इसमें पढ़ रहे हैं हम जियोमॉर्फोलॉजी, और इसका ये पार्ट 7 लेकर आए हैं। ये पार्ट 7 लेकर आए हैं। तो जो हमारी चर्चा चल रही थी, हमने स्टोरी के माध्यम से देशांतर रेखा को समझाने का प्रयास किया था। आइए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो हम जो पढ़ रहे थे, हम देख रहे थे कि देशांतर रेखाएं क्या हैं। देशांतर रेखाएं देशों में समय के अंतर को बताने के लिए खींची जाती हैं, ठीक है। समय को के निर्माण के लिए की गई है। और समय की स्टार्टिंग जो हुई है, समय को उनका जो मापन होता है, टाइम कहते हैं सुबह के 9 बज गए हैं, तो पृथ्वी के चक्कर के आधार पर, ठीक है, जो पृथ्वी घूर्णन करती है उसके आधार पर ये बताया गया है। हालांकि ये आगे चल के और अपने आप में चैप्टर बनेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, जियोमॉर्फोलॉजी कर रहे हैं, को पढ़ रहे हैं। जियोमॉर्फोलॉजी क्या होता है, भू आकृति विज्ञान। भूमि की आकृति को समझने के लिए दो प्रकार से समझा जा सकता है, एक तो आंतरिक रूप में और एक बाह्य रूप में, जो आउटर साइड और इनर साइड के रूप में। तो यहाँ पर इसको समझने के लिए समय समय पर आपको अक्षांश और देशांतर रेखाओं की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए ये अक्षांश और देशांतर रेखा वाली बात हमने आपको इंट्रोडक्शन कराया। हालांकि अक्षांश और देशांतर रेखा हम बता रहे हैं, ये क्या है, अक्षांश और देशांतर, ये क्या है, ये ज्योग्राफी के मूल है, ये ज्योग्राफी के मूल है। और इनकी आवश्यकता आगे भी कई चैप्टर में पढ़ती रहेगी। एक प्रॉपर तरीके से अक्षांश और देशांतर चैप्टर भी हम आपके लिए लेकर आएंगे, ठीक है। तो आपने जाना कि क्या होता है, पृथ्वी पर लंबी लंबी जो लाइनें खड़ी हैं वो क्या है, वो देशांतर रेखाएं हैं। और देशांतर रेखाओं की परिभाषा भी आपने लिख ली थी। तो आइए आप आगे बढ़ते हैं इससे, एक बार इसको रिवाइज करा देते हैं। ये क्या है, ये ग्रीनिच लाइन है जो कि लंदन में, ये ग्रीनिच जगह कहाँ है, ग्रीनिच जगह है लंदन में, ठीक है। तो पृथ्वी का केंद्र इसको मानकर, ग्रीनिच को मानकर, ठीक है, इसको यहां से समय का निर्धारण किया गया है, ठीक है। और यदि हम भारत के समय की बात करेंगे, अब इसमें अगला टॉपिक डालिए आप, इसी में अगली बात लिखिए, एक मिनट ठीक है। लिखेंगे पॉइंट, अक्षांश व देशांतर के मध्य, अक्षांश व देशांतर के मध्य, सॉरी अक्षांश नहीं लिखेंगे तो भी चल रहा है देशांतर, देशांतर, अक्षांश तो पढ़ चुके, देशांतर रेखाओं के मध्य, रेखाओं के मध्य भारत की स्थिति, भारत की स्थिति, ठीक है। देखिए, यदि हम पृथ्वी की बात करें, यदि हम पृथ्वी की बात करें तो यहां पर ये आप रेखा सीख चुके हैं 0 डिग्री, और ये रेखा सीख चुके हैं, ये क्या है, ये आपका जीएमटी लाइन, ग्रीनविच रेखा जीएमटी लाइन है। और यहां से एक रेखा यदि खींचते हैं, एक रेखा खींचते हैं 68.25, 68.25, ठीक है। और एक रेखा खींचते हैं 97, ठीक है, 97.25, नोट कीजिए। इसे 68.7 कर लीजिए, 68.7, ठीक है। तो ये क्या है, ये इनके एंगल बनाया ना, तो यहां पर भारत स्थित है, यहां पर भारत स्थित है, ये यहां पर भारत स्थित है, यहां पर इसको
ऐसे कर दीजिए, ठीक ठीक है। तो यहां भारत की स्थिति ये है। अब ये भी क्वेश्चन बनता है कि भारत कहाँ स्थित है, भारत कहाँ स्थित है। तो यहाँ देखिए ये क्रॉस बना है, ये क्या है, ये क्रॉस बना है, ये उत्तरी गोलार्ध हुआ और ये दक्षिणी गोलार्ध हुआ, ठीक है। ये नॉर्थ पोल हुआ और ये साउथ पोल हुआ, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो इस वाले पोर्शन में भारत स्थित है, ठीक है, भारत स्थित है। और इस वाले पोर्शन को क्या कहेंगे, यदि हम अक्षांश रेखाओं के हिसाब से देखें तो इसे क्या कहेंगे, अक्षांश रेखाओं के हिसाब से देखें तो क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं, आपको बताया था ये 0 डिग्री से ऊपर का पोर्शन क्या है, उत्तरी भाग। यदि इस रेखा को ना माने तो क्या रहेगा, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। तो लेकिन ये उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, ठीक है। तो जल्दी से बताओ ये क्या रहेगा, इसे कहेंगे उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध पश्चिमी देशांतर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है कि भारत निम्न में से कहां स्थित है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि पूर्वी देशांतर में, तो देशांतर रेखाओं के हिसाब से है। कई बार क्वेश्चन आता है कि उत्तरी गोलार्ध में, तो वो अक्षांश रेखाओं के हिसाब से आता है। लेकिन अक्षांश और देशांतर रेखाओं के हिसाब से मिक्स रूप में इस वाले पोर्शन को, इस चतुर्थांश को क्या कहेंगे, उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर। तो ये क्या हुआ, दक्षिणी गोलार्ध और क्या है, दक्षिणी गोलार्ध हुआ और पश्चिमी देशांतर। और ये कौन सा है, तो इसको बताओ जल्दी से। इसको सारे बच्चे खुद बताएंगे, ठीक है, इसको सारे बच्चे खुद बताएंगे। ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। अपना थोड़ा सा देखो, सिलेक्शन की जिम्मेदारी मेरी है, आपके गवर्नमेंट जॉब की जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन वो जिम्मेदारी मेरी है, मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी, दिमाग तो आपको भी चलाना पड़ेगा, ठीक है। और कोई भी टीचर आपको वो क्वेश्चन नहीं दे सकता, वो 100 क्वेश्चन, वो 150 क्वेश्चन नहीं दे सकता जिनसे सिलेक्शन होता है। वो क्वेश्चन खुद से इजाद करने पड़ते हैं, वो चीजें खुद से बेस पढ़ो और कुछ चीजें खुद निकल के आती हैं। तो ये क्या है, ये क्वेश्चन मार्क है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसे खुद बताएंगे कि इसको क्या कहेंगे, ठीक है। तो देशांतर रेखाओं के मध्य भारत की स्थिति क्या है, ये है, ठीक है। और यदि यही हम ये बना दें कि अक्षांश व देशांतर रेखाओं के मध्य भारत की स्थिति क्या होगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 8 डिग्री 8.5 है ना, और ये 37.5, ये इतना था। और यदि यहां पर ये लें, ये क्या है, यदि अंडमान निकोबार द्वीपों को लगाया जाए तो 6.5, ये हुआ अक्षांश व देशांतर रेखाओं के मध्य। ये पिछला रिवीजन हुआ आपका, ठीक है। दोनों कंबाइंड रूप में ये है, और पहला आपको बना दिया, जल्दी से नोट कीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अक्षांश व देशांतर रेखा एक अलग से चैप्टर भी आएगा, उसके इसमें फिर विस्तार से जानकारी लेंगे। ये चैप्टर क्या है, ये जियोमॉर्फोलॉजी है, ये जियोमॉर्फोलॉजी है, जिसमें पृथ्वी के बारे में जानना है। तो पृथ्वी के बारे में पृथ्वी पर चलेंगे, तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं का भी को भी जानना जरूरी होता है, इसलिए संक्षिप्त रूप में हमने ये आपको जानकारी दी, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट कीजिए। हो गया।
अब वापस अपने चैप्टर की तरफ आते हैं, वापस अपने चैप्टर की तरफ आते हैं। जो अल्फाबेट्स आपको चाहिए थे वो हमने आपको बता दिए हैं। अब देखिए यहां से जियोमॉर्फोलॉजी, यहां से चैप्टर का नाम क्या है, जियोमॉर्फोलॉजी। तो जियोमॉर्फोलॉजी में क्या होता है, लिखेंगे आप जियोमॉर्फोलॉजी लिखो, जियोमॉर्फोलॉजी क्या है, आप इस पे लिखिए जियोमॉर्फोलॉजी। तो जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं हम, लिखेंगे इसके अंतर्गत हम भूमि की आकृति संरचना व क्रियाओं ठीक है का अध्ययन करते हैं, का अध्ययन करते हैं। का अध्ययन करते हैं। अब क्रियाएं क्या हैं, यदि हम क्रियाओं के विषय में जानकारी लें, जैसे भूकंप है, ज्वालामुखी, ठीक है, ज्वालामुखी, और क्या है, विवर्तनिकी क्रियाएं, विवर्तनिकी क्रियाएं, ठीक है, विवर्तनिकी क्रियाएं। ये विवर्तनिकी क्रियाएं क्या हैं, ये विवर्तनिकी क्रियाएं क्या हैं, ये अपने आप में एक चैप्टर है, उसमें आपको पता चलेगा। भूकंप क्या है, ये अपने आप में एक चैप्टर है, उसमें पता चलेगा आपको। ज्वालामुखी अपने आप में एक चैप्टर है, ठीक है। तो ये हम एक स्ट्रक्चर दिया कि जियोमॉर्फोलॉजी में हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब जब भूमि की आकृति और संरचना, इसके डिजाइन को देखना है, तो यहाँ पर देखिए ये भूमि है, ये भूमि है। तो एक तो इसको ऊपर की तरफ से विजुअलाइज करना है, एक इसको ऊपर की तरफ से विजुअलाइज करना है, और एक इसको आंतरिक रूप में देखना है, ठीक है। इसको अंदर, तो ये जो ज्वालामुखी है, ये जो ज्वालामुखी है, ये पृथ्वी के गर्भ से तो अंदर से निकल के आ रहा है। विवर्तनिकी की क्रियाएं हैं, विवर्तनिकी का मतलब होता है खिसकना, ठीक है। देखिए पहले पृथ्वी क्या थी, पहले पृथ्वी एक संयुक्त रूप में थी, ठीक है। सो अब धीरे धीरे क्या है, ये पार्ट अलग बना है जिसको हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप कहते हैं, ये पार्ट दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, ये पार्ट क्या है, अफ्रीका महाद्वीप है, ये हमारा वाला पार्ट है, ठीक है, जिसे यूरेशिया कहते हैं। ये एशिया है, ये यूरोप है, ये ऑस्ट्रेलिया यानी कि ओशनिया महाद्वीप है, ये अंटार्कटिका है। तो पृथ्वी अब इस रूप में है। तो पृथ्वी क्या है, खिसकती रहती है। तो अपने आप में जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे बिग बैंग थ्योरी के अंतर्गत, हम आपको ये बताएंगे क्या होता है, विवर्तनिक क्रिया क्या होता है। लेकिन ये बात समझिए, जैसे आपने लास्ट चैप्टर जो पढ़ा है, लास्ट पॉइंट जो पढ़ा है, क्या है, अक्षांश व देशांतर, अक्षांश व देशांतर। तो जैसे क्या होता है, यदि हमें लाइन खींचनी होती है तो हम स्केल लेकर आते हैं। अब स्केल के बारे में क्या है, स्केल के बारे में आप मेट्रोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं, साइंस के में पढ़ते हैं। तो पूरा उसका जो चीजें हैं, जिस चीज की जहां जरूरत पड़ेगी वहां मैं आपको उस चीज के बारे में पूर्ण जानकारी दूंगा। लेकिन साथ साथ में आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीखते हुए चलें। तो ये हुआ जियोमॉर्फोलॉजी क्या है, ठीक है। तो इसमें डालिए, अब टॉपिक डलेगा पृथ्वी, अब टॉपिक क्या डलेगा, पृथ्वी, ठीक है। टॉपिक डाल लीजिए पृथ्वी। अब पृथ्वी को जो है, पृथ्वी को दो प्रकार से स्टडी करते हैं, पृथ्वी को
दो प्रकार से स्टडी करते हैं। एक तो सबसे पहले तो आप ये सीखिए, जो पृथ्वी है इसकी आकृति के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो भी डाल दिया आपने पृथ्वी। पृथ्वी सबसे पहले इसी क्वेश्चन को क्लियर कर लेते हैं, पृथ्वी की आकृति कैसी है, इसकी संरचना कैसी है। तो बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, ये क्या है, पृथ्वी है, लगभग गोल सी है। मम्मी की रोटी गोल, मास्टर जी का डंडा गोल, ठीक है, और हमारी पृथ्वी भी गोल है। ये लाइन आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन नहीं, पृथ्वी का जो आकार है वो गोल नहीं है, पृथ्वी का आकार गोल नहीं है। फिर कभी कभी हमने पढ़ा कि ये ओवल शेप में है, अंडाकार है, कभी कभी पढ़ा कि क्या संतरी के आकार की है, कभी नाशपाती के आकार की है। इस प्रकार से आपने बातें पढ़ी। देखिए भूगोल विज्ञान ने जो इसके आकार को बताया है, देखें कि ऊपर से क्या है, थोड़ी छोटी है, और यहाँ से थोड़ी छोटी है, बीच में से क्या है, इसकी चौड़ाई ज्यादा है, और ये उभरी हुई भी है। तो इस प्रकार की शेप को, इस प्रकार की आकृति को, इस प्रकार के डिजाइन को क्या कहा है, जिवाइड कहा है, जिवाइड। तो पृथ्वी का आकार कैसा है, जिवाइड है। पृथ्वी टॉपिक डाला आपने, और उसमें सबसे पहले आप लिखेंगे आकार। तो पृथ्वी का आकार कैसा है, जिवाइड है, ठीक है। और जिवाइड का मतलब क्या होता है, जो चीज ऊपर से मतलब थोड़ी छोटी हो, नीचे से छोटी हो, और बीच में क्या है, बीच में वो उभरी हुई है, और क्या है, चौड़ाई इसकी ज्यादा है। अरे यदि मैं इस शेप की बात करूं, इस शेप की बात करूं तो ये क्या है, ट्रायंगल है। और यदि इस शेप की बात करूं तो ये क्या है, ये स्क्वायर है, ठीक है। और यदि मैं इस शेप की बात करूं तो ये क्या है, ये आयत है, ठीक है। क्या ये आकृतियां पहले नहीं थी, जब आपने इनको मैथ में पढ़ा, जब मैथमेटिक्स बना, ये तो मैथ बनने से पहले हैं। कोई दरवाजे जो हैं, दरवाजे मोस्टली आयताकार होते हैं। तो अब इसकी डेफिनेशन कैसे निकाली, एज जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या है, बराबर है, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, और दो भुजाओं के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो ऐसी जिवाइड शेप क्या है, मैंने आपको परिभाषा बता दिया है, जो ऊपर से थोड़ी छोटी है, नीचे से थोड़ी छोटी है, और बीच में क्या है, उसकी चौड़ाई ज्यादा है, और उभरी हुई अवस्था में है, तो वो क्या है, जिवाइड है। तो हमारी पृथ्वी का आकार कैसा है, जिवाइड शेप में। अब मत करना कि अंडे के आकार की है, ठीक है। अरे अंडा किसका, अंडा सांप का अंडा है, मुर्गी का अंडा है, छिपकली का अंडा है, सबके तो आकार अलग अलग होते हैं। तो अपनी पृथ्वी का आकार कैसा है, अंडा का नहीं, जिवाइड शेप है। क्लियर हुई बात है, इसको नोट कर लीजिए, पृथ्वी का आकार कैसा है, जिवाइड है, ठीक है। ये तो रहा आकार। अब यदि हम पृथ्वी को जानना है, पृथ्वी को दो प्रकार से जानेंगे, ठीक है। एक बाह्य रूप में, बाह्य यानी कि बाहरी रूप में, और एक आंतरिक रूप में, एक आंतरिक रूप में, ठीक है। ये डाल लीजिए, पृथ्वी टॉपिक डाला, आकार कैसा है, जिवाइड शेप है, ठीक है। और पढ़ेंगे कैसे इसको, बाह्य और आंतरिक रूप में, इसे बना लीजिए इससे। अब देखिए, बिल्कुल जीरो से लेके चलेंगे, पृथ्वी के बारे में वैज्ञानिक तरीके से स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, वैज्ञानिक तरीके से स्टडी कर रहे हैं। अब यदि बाहर से देखूं, यदि बाहर से देखूं मैं, पृथ्वी को बाहर से देखते हैं, तो बाहर से क्या देखते हैं आप, इस प्रकार से बाहर से क्या देखते हैं पृथ्वी को। सपोज करो आप क्या है, पर्वत भी देखते हैं, ठीक है, आप क्या है, प्लेटिंग भी देखते हैं, पठार भी देखते हैं। आप क्या देख रहे हैं, आप यहाँ पर पेड़ पौधे को भी देख रहे हैं, मैदानी स्वरूप को देख रहे हैं, आप मैदानी स्वरूप को देख रहे हैं, आप इस प्रकार से जंगल आदि को देख रहे हैं, वहां पर आप मानव को भी देख रहे हैं, वहां पर आप मानव को भी देख रहे हैं, वहां पर आप कुत्ते बिल्ली को भी देख रहे हैं, ठीक है। मरुस्थल भी है, मरुस्थल भी है,
ठीक है, मरुस्थल वाला पॉइंट भी है। अब समुद्र वाला पॉइंट भी है, समुद्र वाला पॉइंट भी है जहाँ क्या है, पानी भरा रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से पृथ्वी को आप देख रहे हैं। ठीक है, आपने ये डिजाइन बना लीजिए, ये हल्का सा रफली सीधे बना लीजिए। पृथ्वी में क्या है, पृथ्वी में ये बाह्य स्वरूप है, पृथ्वी का ये बाह्य स्वरूप है, तो भी डालिए बाह्य है, बाह्य है। ठीक है, ये बाह्य है, कहीं से ऊंची है, कहीं से नीची है, कहीं और नीची है, कहीं और नीची है, इस प्रकार से। ठीक है, ये बाह्य स्वरूप इस प्रकार से देखते हैं। अब ये स्वरूप जो बना, ये स्वरूप जो बना, तो सबसे पहले अब इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वही स्वरूप को 3 प्रकार की कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, प्राथमिक प्रकार के उच्चावच, प्राथमिक प्रकार के उच्चावच, उच्चावच यानी कि ऊंचे नीचे स्थान। तो इसके अंतर्गत हम किसको रखते हैं, कॉन्टिनेंट को रखते हैं, महाद्वीप को रखते हैं, महाद्वीप को रखते हैं, और महासागर को रखते हैं, महाद्वीप और महासागर। ठीक है, द्वितीय प्रकार की उच्चावच, द्वितीय प्रकार के उच्चावच, इसमें किसको हम पर्वत को रखेंगे, पठार को रखेंगे, प्लेटू जिसे बोलते हैं ना, मैदान को रखेंगे और मरुस्थल को रखेंगे। तृतीय प्रकार के उच्चावच, थर्ड, तृतीय प्रकार के उच्चावच, इसके अंतर्गत हम नदियों को, अपर्दन को और अपक्षय को रखते हैं। ठीक है, देखिए आप समझते हैं चीजों को, पहले जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। प्राथमिक प्रकार के उच्चावच में महाद्वीप और महासागर। तो महाद्वीप क्या है, महाद्वीप क्या है, जैसे हमारा, जैसे हम रहते हैं, हम एशिया महाद्वीप में रहते हैं। ठीक है, और हमारे हिंदुस्तान के ठीक नीचे जो महासागर है, वो कौन सा महासागर है, वो एशिया हिंद महासागर है, हिंद महासागर है। तो सबसे पहले महाद्वीपों का निर्माण हुआ, ऊंचे ऊंचे और नीचे स्थान को महासागर कहा। महाद्वीप के अंतर्गत ही महाद्वीप और महासागर के टकराव से, ठीक है, ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में जो विवर्तनी की क्रिया बताई है उसमें आप पढ़ोगे कि पर्वतों का निर्माण और पठारों का निर्माण, मैदानों का निर्माण कैसे होता है, तो वो विवर्तनी की क्रियाओं के कारण होता है। फिर पर्वत, पठार और मैदान। द्वितीय प्रकार के उच्चावच जो है वो पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल आदि को रखते हैं। तृतीय प्रकार के उच्चावच नदियां, अपर्दन और अपक्षय क्या है, पृथ्वी का फट जाना, पृथ्वी में तरेड़ आ जाना और उसको फट जाना, ये क्या है, अपर्दन और अपक्षय है। तो यहाँ से ये तृतीय प्रकार के उच्चावच में हम नदियों को रखते हैं। देखिए अपने आप में महाद्वीप एक चैप्टर है, महासागर एक चैप्टर है, पर्वत एक चैप्टर है, पठार एक चैप्टर है, मैदान एक चैप्टर है, मरुस्थल एक चैप्टर है, नदियां एक चैप्टर है, अपर्दन और अपक्षय भी एक चैप्टर है। ठीक है, तो इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ये तो रहा बाह्य स्वरूप, ये बाह्य स्वरूप रहा। अब बात करते हैं पृथ्वी के आंतरिक स्वरूप की, पृथ्वी के आंतरिक स्वरूप की। देखिए पृथ्वी के अंदर से, पृथ्वी के गर्भ से पर्वतों का निर्माण होता है, ये हम सीखेंगे। तो सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे आंतरिक, सेकंड लिख लीजिए आंतरिक। ठीक है, पृथ्वी को अंदर से जानना, जल्दी से नोट कीजिए।
ठीक है। तो आंतरिक स्वरूप को जानने के लिए पृथ्वी के आंतरिक स्वरूप को दो प्रकार से जाना जा सकता है, दो प्रकार से जाना जा सकता है। एक तो प्राकृतिक तत्वों के आधार पर, तत्वों के आधार पर, आधार पर, एक अप्राकृतिक तत्वों के आधार पर, अप्राकृतिक तत्वों के आधार पर। देखिए समझिए, जैसे पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। अब जैसे तरबूज भी इसी प्रकार का होता है। भाई तरबूज पर क्या होती है, इस प्रकार से धारियां होती हैं, इस प्रकार से धारियां होती है ना इस तरबूज पर। अब जब तरबूज खरीदने के लिए जाते हैं तो वो क्या करता है, एक थोड़ा सा आपको तरबूज काट कर देता है, कहता है उसमें टंकी लगा देता है, उसमें क्या करता है, टंकी लगा देता है, बाबूजी खा कर देख लीजिए, अच्छा लगे तो ले लेना। ठीक है, तो इसी प्रकार से मैं इसमें एक प्रत्येक काट लगा रहा हूं। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी है तो इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, इस प्रकार से प्राकृतिक तत्व के आधार पर यहां से इसको क्या बोलते हैं, शियाल, ऊपरी भाग को जिसमें हम रह रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, शियाल, शियाल। इसको क्या बोलते हैं, इसके पार्ट को मेंटल, और इसको क्या बोलते हैं, कोर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कोर। अप्राकृतिक तत्वों के आधार पर आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे नारियल। ठीक है, अप्राकृतिक तत्वों के आधार पर आप ऐसे समझ सकते हैं नारियल। नारियल क्या होता है, नारियल में जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है उस पर बाल बाल से होते हैं ना, जिसकी रस्सी बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक पार्ट तो ये हुआ, फिर उसके पश्चात जब उसको तोड़ देंगे, जब खोपड़े को तोड़ देंगे उसको, तो अंदर से, अंदर की जो परत है, एक परत वो दिखाई देती है, फिर व्हाइट वाला पोर्शन दिखाई देता है। ठीक है, तो इसको जो हम करेंगे, ये पार्ट लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर, ये एस्ट्रोस्फीयर है, ठीक है, और ये क्या है, बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर, ये बायोस्फीयर है। ठीक है, इस बात को नोट कर लीजिए, इस पर विस्तार से चर्चा हम कल करेंगे। ठीक है, और रिवीजन आप करते रहिए। हम पढ़ रहे हैं जियोमॉर्फोलॉजी और उसका वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करेंगे। यहाँ से ये चीज सिखाएगी आपको कैसे पर्वत, पठार और मैदानों का निर्माण होता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं से समाप्त करते हैं। कोई समस्या हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट नंबर आपको दे रखा है। ठीक है, धन्यवाद।